हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो लेके निमू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन जो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है। सरप्राइज विजिट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेह लद्दाख वहां जाकर हौसला सैनिकों का बढ़ाया, हेकड़ी चीन की निकाली और किस तरीके से विस्तारवाद की जो चीन की नीति है उसे लेकर दुनिया के सामने हिमालय की चोटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को बेनकाब किया। सबसे पहले ये सुनिए। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो गया है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। और आइए सीधे रुख करते हैं। अब मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब मौजूद हैं और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सेवाज साहब, रक्षा विशेषज्ञ, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है एक एक रिएक्शन लेते हैं। जो कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमू में, आप उसके क्या मायने निकाल पा रहे हैं? काटजू साहब, आपसे शुरुआत करती हूँ सर। पीएम साहब ने जो दौरा किया वो बिल्कुल सही समय पे किया। हमारे जो सैनिक हैं उनकी हौसला अफजाई की। जो उन्होंने सिद्धांत बताए वो भी सही है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन उनको सुनेगा? चीन तो विस्तारवाद पे अड़ा हुआ है। अब उसको कैसे सुनवाया जाए? चीन ये सबक चीन कैसे सीखे? चुनौती तो हमारे सामने हैसियत देश के और सरकार के सामने चुनौती तो यही है। आप ये कह रहे हैं सरकार के सामने चुनौती है, लेकिन जनरल सेवाज, क्या आंखों में आंखें डालकर जिस तरीके से भारत इस समय चीन को जवाब दे रहा है, चीन ने सोचा होगा भारत की तरफ से इसी तरीके का जवाब मिलेगा? क्या चीन के ये ख्वाबों में भी रही होगी बात कि जब विवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच और बातचीत भी चल रही है दोनों देशों के बीच, उस दौरान अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाएंगे लद्दाख ले? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं चीन ने कभी नहीं सोचा था कि इस समय में प्रधानमंत्री लेह और लद्दाख पहुंचेंगे और अपना हौसला अफजाई करने के लिए अपने जवानों का। मगर कुछ न कुछ तो उनको आइडिया डोकलम से मिल गया था। जब 2017 में जब डोकलम हुआ तो चीन को थोड़ा टेस्ट पता लग गया था कि जब 73 दिन का एक प्रकार स्टैंड ऑफ हुआ और हम भूटान के एरिया में जाके बताया चीन को कि आप ये सड़क नहीं बना सकते क्योंकि ये भूटान का। कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, आवाज नहीं आ पा रही है मेजर जनरल सेवाज की। मैं दोबारा मेजर जनरल सेवाज का रुख करूंगी। और इस बीच देखिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी मौजूद हैं। जरा प्रणय उपाध्याय के पास जल्दी से चलते हैं और एक रिएक्शन प्रणय, कूटनीतिक नजरिए से किस तरीके से मापा जा रहा है, तोला जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को?
देखिए रोमाना, जिस तरह से हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बहुत मायने हैं, उनके भाषण में वो सारे मायने साफ नजर आते हैं। किस तरीके से उन्होंने न केवल सैनिकों का उत्साह बढ़ाया है, उनको अपना समर्थन दिया है, जताया है, बल्कि वहां से उस जमीन से खड़े होकर उन्होंने जो संदेश दिया है उसके बहुत सारे गहरे मायने हैं। उन्होंने चीन के विस्तारवाद पे, चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस विस्तारवाद के खिलाफ चीन को आगाह किया है। साथ ही ये बताया है कि दुनिया सारी एक तरफ है, जो दुनिया के अन्य मुल्क हैं जो विस्तारवाद के खिलाफ हैं, वो भारत के मत का समर्थन करते हैं, और विस्तारवाद के इन सवालों के मुहाने पर खड़ा है चीन। और चीन के लिए यह समझने का वक्त है कि अगर वो इस चीज से सबक नहीं लेता है तो इतिहास गवाह है, विश्व युद्धों ने यह दिखाया है कि विस्तारवाद की नीति पर जो जब भी चला है उसने या तो अपने अस्तित्व का नुकसान किया है या उसने अपने दायरे को समेटा ही है, कम ही किया है, बढ़ाया नहीं है। चाहे जर्मनी का आप उदाहरण देख लें या और दुनिया के अंदर और भी अन्य मुल्कों को देख लें, विस्तारवाद की नीति को हमेशा से नुकसान झेलना पड़ा है। तो ये साफ साफ संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने उस जगह से खड़े होकर की है। ये कई मायनों में महत्वपूर्ण संदेश इस लिहाज से भी है कि ये कूटनीतिक संदेश देता है, ये घरेलू राजनीति को संदेश देता है, ये सैनिकों को टैक्टिकल संदेश देता है, ये वाइडर स्ट्रेटेजिक संदेश देता है। तो बहुत सारे पहलुओं के लिहाज से इसे पढ़ा जाना चाहिए। और साथ ही इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज जब एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, शाम को रिव्यू मीटिंग करेंगे, तो वो उन सारी ब्रीफिंग्स के साथ खुद भी तैयार होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेकर लौटे होंगे और शायद बेहतर तरीके से इन सारी चीजों को कि भारत की आगे की रणनीति क्या हो उसे स्टीयर कर पाएंगे। अगर आप प्रधानमंत्री के पिछले कुछ दिनों के एंगेजमेंट्स को भी देखें, किस तरीके से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लीडर्स से बातचीत की है, किस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को कल बात की है, किस तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय ने जो अन्य भारत के रणनीतिक साझेदार मुल्क हैं उन लोगों के साथ उनके साथ संवाद किया है, चाहे जर्मनी से हो, चाहे फ्रांस से हो, चाहे रूस के साथ भारत के रक्षा मंत्री का दौरा हो। तो ये बहुत सारी चीजों को अगर हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो हमें एक व्यापक तस्वीर दिखाई देती है रोमाना, जो बताती है कि भारत किस तरीके से इस चैलेंज को अब टैकल करना चाहता है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश है कि भारत अकेला नहीं है। और यह सवाल केवल भारत के अकेले के सवाल नहीं है, बल्कि इसके अंदर जापान की भी समस्या है, इसमें वियतनाम की भी समस्या है, इसमें फिलीपींस की भी समस्या है, इसमें कंबोडिया की भी समस्या है, इसमें आसियान मुल्कों की भी वो चिंता है जो चीन की दादागिरी से परेशान है, इसमें भारत की भी चिंता है जहां चीन लगातार सैलमी स्लाइसिंग कर रहा है, जमीन के टुकड़ों पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। 1962 के बाद से उसकी ये तरबियत, उसकी ये जो तौर तरीके हैं वो जारी। इन सारी चीजों के खिलाफ अब इनफ इज इनफ का जो संदेश देने की आप कोशिश जो बात उन्होंने कह रहे की हैं, है, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है मैं काटजू साहब के पास चलती हूँ। और काटजू साहब, दरअसल ये पूरा जो संबोधन था निमू से, वो कहते हैं ना कि इसका जो सार है वो क्या, उस विस्तारवादी शब्द, विस्तारवादी नीति चीन की, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटैक किया चीन पर, उसी को माना जाए। क्योंकि सर, हम आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया भर में जिस तरीके से अलग थलग करने में कामयाब हुए हैं, चीन को दुनिया के सामने अगर बेनकाब करना है, अलग थलग करना है, तो वो विस्तारवाद की नीति ही होगी चीन की। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कितने देशों से चीन के बॉर्डर लगते हैं और कितने देश हैं जिनके साथ चीन का इस समय बॉर्डर विवाद चल रहा है। सर, ये आपने सही फरमाया। जो प्रधानमंत्री ने चीन के बारे में कहा, चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन जो विस्तारवाद शब्द का इस्तेमाल किया वो सही है। इसमें जो हम अपनी राजनयिक कूटनीति के हिसाब से जो हम पहल कर रहे हैं वो भी सही, लेकिन फिर इस सब का उद्देश्य तो एक ही है कि चीन समझे, चीन जो अभी तक नीतियां अपना रहा है उससे पीछे हटे। अगर चीन नहीं मानता है हमारी इस सब पहल के बाद, तब सरकार के सामने तो चुनौती तो है ही। इस वास्तविकता से तो हम दूर नहीं हट सकते। जो भी प्रधानमंत्री कदम उठा रहे हैं वो सही है। इस वास्तविकता से हम दूर नहीं हट सकते और शायद इस वास्तविकता का ख्याल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने इस पूरे संबोधन में रखा। और किस तरीके से रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस वास्तविकता का ख्याल, वो सुनिए जरा आप। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, खड़गेन आक्रम्य भंजितः, खड़गेन आक्रम्य भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है।
इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं। आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। मैं खास मेहमानों का रुख कर लेती हूं। मेजर जनरल ए.के. सेहवाग साहब, यही तो वो वास्तविकता है जिसका जिक्र अभी काटजू साहब कर रहे थे और जिसका एहसास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसका जिक्र उन्होंने अपने इस भाषण में किया कि साहब निर्बल जो है वो तो कभी शांति की पहल कर ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला। देखो, चीन के साथ तो ये है, अगर आप चीन की आंख में आंख देख के डाल के बात करोगे और आप इक्वली स्ट्रॉन्ग हो तो चीन आपसे दोस्ती करेगा। अगर आप उससे कमजोर हैं तो चीन आपको दबाएगा। जो इंक्रीमेंटल इंक्रोचमेंट, स्लाइमी स्लाइसिंग वाली जो टेक्निक है, उसने हमारे साथ नहीं 18 देशों के साथ की है, तो वो करता रहेगा अगर जो उसको जवाब देने वाला नहीं हो। अब वो भारत से टकरा गया है, उसको मालूम है कि भारत वो पुराने वाला भारत नहीं रहा है। भारत आपकी आंखों में आंखें डाल के देखेगा और आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और आप जब तक वापस नहीं जाएंगे अप्रैल 2020 के स्टेटस पे, भारत मानने वाला नहीं। अगर हमें लंबा होल जाना पड़ेगा, सर्दियों तक जाना पड़ेगा, तो भारत तैयार है। भारत किसी स्टेट तक जाने के लिए तैयार है। भारत ये एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर वो जो स्टेटस को चेंज किया है चीन ने, स्पेशली पेंगोंगसो में, फिंगर फोर से 8 और कुछ हद तक गलवान में, जब तक चीन वापस नहीं जाएगा भारत मानने वाला नहीं है। ये बात इसको समझ आनी पड़ेगी चीन को। और जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस किया, एक तो जवानों को बताया कि सारा देश आपके साथ है, आपकी वीर गाथा सब जानते हैं, आपने जो वीरता की है 15-16 तारीख को गलवान के अंदर, वो उसके लिए हम सब आभारी हैं। और दूसरा, कहीं चीन को मैसेज भेजा है कि इनफ इज इनफ, हम आपके जो एक प्रकार से ये तानाशाही के आगे झुकने वाले नहीं है। भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत बदला हुआ भारत है। और ये जो इंक्रीमिनेटिंग स्लाइसिंग और ये जो बढ़ावा करते हो आप स्लाइसिंग वाला, ये चलेगा नहीं। हम इस चीज से बिल्कुल अब मानने वाले नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर जी कुल मिलाकर काटजू साहब, आ रही हूं सर, आ रही हूं आपके पास, आ रही हूं काटजू साहब, कुल मिलाकर ये जिस तरीके की तनातनी हमारी चल रही है चीन के साथ, जिस तरीके से विवाद बना हुआ है चीन के साथ, इन हालात के अंदर जो बेस्ट पॉसिबल विकल्प हो सकता था चीन तक मैसेज लाउड एंड क्लियर भेजने का, हमने वही विकल्प अपनाया ना, और वो संदेश हमने पहुंचा दिया है चीन तक। देखिए, जो संदेश प्रधानमंत्री ने पहुंचाया है या पहुंचाने की कोशिश करी है वो बिल्कुल सही है, इसमें 2 राय नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री का इस वक्त लेह का दौरा
बहुत ही हमारे जवानों की हिम्मत बढ़ाएगा, उनको शक्ति देगा। एक राष्ट्र के नाम जो संदेश उनका हुआ है वो भी शक्ति का संदेश है कि हम ऐसे झुकने वाले नहीं हैं। या चीन की, अगर आप मुझे इजाजत दें, चीन की दादागिरी हमें स्वीकार नहीं है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि चीन आज के दिन समझता है कि वो अमेरिका के टक्कर का है, कि उसकी अर्थव्यवस्था अब आज के दिन भारत से 5 गुनी ज्यादा है। तो वो अपने आप को एक अहंकार आ गया है चीन। चुनौती यह है कि उस अहंकार को हम कैसे तोड़ें, उसको कैसे समझाएं कि भारत ये अब कबूल नहीं करेगा कि वो भूमि जो उसकी भूमि है उस पर चीन सलामी स्लाइसिंग करके आगे बढ़े। हमें इसके लिए हमारी जो 1988 से चीन के प्रति नीति रही है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब पूरी एक समीक्षा करनी पड़ेगी कि हमारा जो चीन के प्रति अप्रोच रहा है, जो विदेश नीति रही है, जो हर सरकार ने अभी तक चलाई है, उसमें क्या संशोधन करने की जरूरत है। तो ये मामला जो है बहुत जटिल है। ये खाली सैन्य शक्ति तो अपनी जगह है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री ने आज कहा, और उनका इशारा चीन से साफ था कि हम ये कबूल नहीं करेंगे कि आपने जो नीति अपनाई है, जो हरकतें आप कर रहे हैं, वो किसी कीमत पे हमें कबूल नहीं। लेकिन उस साथ साथ हमें सैन्य शक्ति के अलावा और भी कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ सरकार ने झलक दिखाई है कि वो कदम क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं उसका डिटेल से आपके पास आऊंगी सर। एक शब्द और कह दूं, उसके लिए कीमत भी देश को चुकानी पड़ती है। लेकिन जब भूमि की बात आती है, जब इज्जत की बात आती है, जब मान की बात आती है, तो कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। बिल्कुल, और हर कीमत फिर छोटी भी लगती है। बिल्कुल, देश तैयार भी रहता है और हर कीमत जो है फिर वो छोटी भी लगती है। मैं आपके पास आऊंगी सर, मुझे लगता है उन कदमों पर विस्तार से आप रोशनी डालिएगा, लेकिन उससे पहले मेजर जनरल सिवाज को जोड़ना चाह रहे थे। सिवाज सर, आप अपनी बात रखिए सर। देखो, एक बात प्रधानमंत्री ने जो बात बताई है वो बड़ा कहा कि जो लद्दाख एक प्रकार देश का मुखड़ा है, और कहीं ना कहीं ये डाला है कि एक्साइसिन इलाका और गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ इशारा कर दिया है कि दूसरा इन्होंने ये जो बातचीत बताई है ये चीन के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में 2 डिवीजन की स्ट्रेंथ बढ़ा ली है और एक अपना स्कार्दू का जो एयरफील्ड है वो चीन को दे दिया है, तो एक प्रकार से ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं हमें 2 फ्रंट पे लड़ाई करने की नौबत पड़ सकती है। हम लड़ाई नहीं चाहते, भारत लड़ाई नहीं चाहता, और मुझे लगता नहीं कि चीन भी लड़ाई चाहता है। मगर अगर चीन लड़ाई करने के लिए तैयार है, अगर काम ये करता रहा, तो भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार है। तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा और भारत हर तरफ से तैयार है। और भारत चीन के नहीं, पाकिस्तान को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आप ये जो काम कर रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान में और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो अभी आप टेररिस्ट को भेजने की कोशिश कर रहे हो, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट कर रहे हो, और अल बदर जैसे ग्रुप को अभी आपने एक्टिवेट कर दिया चीन के साथ मिलकर, हम ये सब जानते हैं। मगर भारत एक सक्षम है दोनों फ्रंट में लड़ने के लिए। चीन और पाकिस्तान को एक प्रकार से बहुत बड़ा संदेश दिया है। मेजर जनरल सिवाच, आप जिस 2 वॉर फ्रंट की बात कर रहे हैं सर, मेरे ख्याल से प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं यहाँ पर, और प्रणय जो है वो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि किस तरीके से इस 2 वॉर फ्रंट की चुनौती को समझते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह से सीधे निमू के लिए उन्होंने अपना रास्ता तय किया है, क्योंकि निमू एलएसी के मुकाबले एलओसी से उसका फासला कम है। प्रणय? बिल्कुल, निमो एक ऐसी जगह है जो कि लेह से काफी नजदीक में है, ऐसी जगह पे जहां फोर्सेस तैनात हैं, एयरफोर्स है, वहां पे आईटीबीपी है, लेह में जो आर्मी के ट्रूप्स हैं वो वहां पर पहुंच सकते थे। निमो एक ऐसी जगह है जो कि रिलेटिवली अगर आप देखा जाए तो धारचू श्रीनगर और मनाली से जोड़ता हुआ जो लेह को जोड़ने वाला हाईवे है वो निमू से होकर गुजरता है, इसलिए वो स्ट्रेटेजिकली उसका एलओसी पे भी इंपॉर्टेंस है और एलएसी के लिए भी इंपॉर्टेंस है। तो इन दोनों लिहाज से वो महत्वपूर्ण जगह है। और जिसका जिक्र कर रहे थे अभी काटजू साहब कर रहे थे, ये बात जरूर है कि बहुत सारे स्ट्रैटेजिक चेंजेस की तरफ ये इंडिकेशन करता है। भारत सरकार ये चेंजेस कैसे करेगी, किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होगी, ये तो आने वाले वक्त में, आज की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री क्या फैसले लेते हैं, सरकार आने वाले दिनों में क्या फैसले लेती है, उससे स्पष्ट होगा। लेकिन निश्चित रूप से जहां तक संदेश का सवाल है, ये शायद चीन का किसी ने हाथ पकड़ा नहीं, इसलिए उसके हाथ बढ़ते चले आए। लेकिन अब
कई जगह से ये सुर उठ रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया कि ये जो विस्तारवाद की नीति, जिसका उन्होंने 3-4 बार अपने भाषण में जिक्र किया कि विस्तारवाद की नीति ने हमेशा जब जिसके ऊपर विस्तारवाद सवार हुआ है उसने दुनिया को विनाश ही दिया है और अल्टीमेटली इस विस्तार का उसको खुद को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत मित्रता चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन शांति के साथ ये जो समझौता होगा ये बराबरी से होगा, ताकत के साथ होगा। आपकी भी ताकत है, हमारी भी ताकत है। मैंने पहले कहा कि चीन अभी तक जो करता आया है ना, आपने जो कहा कि भाई किसी ने अभी तक चीन का हाथ नहीं पकड़ा, वही मैंने भी कहा कि भाई कोई ऐसा अभी तक नहीं मिला चीन को जो चीन की आंख में आंख डालकर बात रखे, और आज वो काम कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नाम तो नहीं लिया, लेकिन विस्तारवाद के मुद्दे पर, जिस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर हमने पाकिस्तान को अलग थलग किया ना दुनिया में, आज बिल्कुल वही काम विस्तारवाद के मुद्दे पर चीन को दुनिया के सामने बेनकाब करने का जो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, एक बार फिर से सुनिए जरा। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। तो ये वो लेह से ललकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये वो हुंकार जो पीएम नरेंद्र मोदी ने भरी निमो में, जो हम लगातार आपको सुना रहे हैं और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी पर काजू साहब, मुझे लगता है कि चीन की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई, आपको उसके मायने भी मेरे दर्शकों को समझाने चाहिए सर। देखिए, चीन की तो प्रतिक्रिया साफ है। वो उसने जमीन पर इस वक्त, जो मुझे लगता है इस वक्त, उसने एक अपनी पोजीशन बना ली और अब वो समझता है कि अब बातचीत के जरिए भारत को मनवा ले कि वो पोजीशन जो है वो ठीक है या उससे 19-20 इधर उधर होके। हमने साफ कर दिया है कि ये अब हमें कबूल नहीं है। जो पहले जो स्टेटस को था, अब उसको आप फिर से वापस लाइए। यानी अंग्रेजी में जो कहते हैं स्टेटस को एंटी को अब आप बनाइए, वो बनाइए आप। जो पहले जहां आपकी सेना थी वहां पे जाए, जहां हमारी सेना थी वहां आए। तो आज के दिन चीन चाहता है कि बातचीत हो, सब चीज हो, और जो हम लोग अगर एक मजबूत कदम उठा रहे हैं, अब जो हमें हमारी सेना को जो भी इंतजाम करना है, जो वो प्रबंध करना है, वो प्रबंध कर रही है। राष्ट्र को राष्ट्र की सोच को प्रधानमंत्री जगा रहे हैं, राष्ट्र के हौसले को बढ़ा रहे हैं। उस पर चीन अब चाहेगा कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि चीन एक किस्म से चीन का मकसद पूरा हो चुका है। अब हमें उसको हटाना है। तो वो जो है वहीं पे चीन, मुझे लगता है चीन को इसी परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। बढ़िया तरीके से सर आपने समझाया चीन की इस पूरी प्रतिक्रिया को। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निमो में जो संदेश दिया, वो सिर्फ चीन, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। उस संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे दुनिया के सामने ये बात साफ की कि दुनिया भारत का पराक्रम भी देखती है और देखती है किस तरीके से भारत जो है वो विश्व शांति के लिए भी प्रयास करता आया है। जरा सुनिए इसे। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है
विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। साथियों, महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारामाणम मांडह बड़ी चेलव तेतुम येना नानगे येमम पढ़ाई कहा, यानी शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। अब देखिए, जिस तरीके का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है लेह के निमू से, इसे आप किस तरीके से देखेंगे और समझेंगे? क्या ये चीन की आंख में आंख डालकर चीन को जवाब देना है? इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। साथ ही महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि निमू में जाकर प्रधानमंत्री संदेश तो दे आए, लद्दाख का हिस्सा देश का मस्तक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है। लेह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है, ललकार सीधे चीन को, साफ कर दिया गया चीन को कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, विकासवाद की तरफ दुनिया बढ़ रही है। किस तरीके से पीएम मोदी ने हिमालय की गोद से यह हुंकार भरी है, पहले जरा सुनिए आप। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की आप तैनात है, आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं। इस तरीके से कुछ जो अदम्य साहस हमारे सैनिकों का है, उसे सलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं काटजू साहब का रुख करूं उससे पहले मुझे लगता है मेजर जनरल ए.के. सिवात साहब को हम यहां पर लेकर आते हैं। और सिवात सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जो कुछ हो रहा है सरहद पर, जिस तरीके का तनाव बना हुआ है चीन के साथ, वो सारी जानकारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच ही रही है। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद निमो पर पहुंचे, वहां पर जो सैन्य कमांडर्स थे उन्होंने एक प्रेजेंटेशन पीएम मोदी को दी, इसका क्या प्रभाव पड़ता है सर, ये जरा बताइए देशवासियों को। देखो, ग्राउंड जीरो पे जाके जब प्रधानमंत्री स्थिति का जायजा लेते हैं तो उसका फर्क और भी है। एक तो आपको जैसे पता है कि जो जवान हैं उनका मोराल बड़ा हाई होता है, क्योंकि उनके बीच में प्राइम मिनिस्टर आया है और उसके बाद एक संदेश लेकर आया भारत पूरे देश का, और ये भी दिखाता है कि भारत का इकट्ठा है। तो ये चीजें तो इनको यहां भी पता लग सकती, मगर जीरो उस पर जाके
तो आपको सारी चीजें बड़ी साफ दिखती है। देखो, एक चीज आपको माननी पड़ेगी चीन की, ये जो 2 कदम आगे लेके 1 कदम पीछे चलने वाली आदत है, वो ये समझता है कि कुछ चीज ले लो पहले और फिर थोड़ा सा वापस दे दो और बाकी चीज अपने पास रखो और एक समझौता कर लो। ये आज तक वो करता आया है और 18 देशों के साथ आज तक उसने यही किया है। इसीलिए वो स्लाइसिंग वाली जो टेक्निक है उसको अब पता है भारत इससे मानने वाला नहीं है। अगर सर्दियों तक भी हमें वहां रहना पड़ेगा, हम तैयार हैं, मगर जब तक वो स्टेटस को एंटी नहीं मानेगा, जो पुराना टाइम नहीं जाएगा अप्रैल 2020 से पहले, भारत ये मानने वाला नहीं। कहीं ना कहीं चीन थोड़ा बुखला गया है। ये जो हमने दरबुक शोक और दौलत बेग ओल्डी रोड बनाई है और सब सेक्टर नॉर्थ जो कि गेटवे टू एक्साइटिंग माना जाता है, उसकी एक अहमियत बढ़ गई है कि हम आज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी इंपैक्ट कर सकते हैं, काराकोरम हाईवे को भी कर सकते हैं, ये जो सिंगजांग से लासा के लिए रोड जारी उस पर भी, और एक्साइटन की तरफ भी जाते हैं। इससे ये बुखलाया हुआ है। इसीलिए गलवान में आगे आया है, कॉन्फ्लुएंस में आया है गलवान और आपकी शोक में, क्योंकि वो इस रोड को डोमिनेट करना चाहता है। वो ये समझता है हो सकता है भारत आने वाले समय में अक्साई चीन में या गिलगिट बाल्टिस्तान में कुछ करने की कोशिश करे। तो ये डर तो चीन को बहुत सता रहा है। तो ये नहीं है कि चीन डरा नहीं हुआ है, चीन भी काफी डरा हुआ है, मगर जो चीन की आदत है कि इस्लामी स्लाइसिंग करो, थोड़ा सा पूरा इलाका ले लो, फिर थोड़ा सा दे दो और उसके बाद समझौता करो। लेकिन आज तो साफ हो गया ना, आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण से साफ कर दिया कि किसी भी तरीके की कोई बार्गेनिंग टेक्निक जो है चीन की, वो चलेगी नहीं। काटजू साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे लद्दाख के इस हिस्से को भारत का मस्तक बनाकर देश की आन बान और शान के साथ जोड़ दिया। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं दिल्ली, यहां पर जो रिव्यू मीटिंग्स होंगी इस पर सबकी नजर रहेगी। अब आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा? काटजू जी। नहीं, प्रधानमंत्री ने एक तो संकेत देश को दिया, संकेत फौज को दिया, फौज की हौसला अफजाई की, संकेत उन्होंने चीन को दिया और विश्व समुदाय को भी, सबको संकेत दिया कि हमें ये जो चीन का जो रवैया है, जो चीन ने कदम उठाए हैं, वो कतई हमें मंजूर नहीं है। चीन को हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, और अगर हमें लंबी इसमें एक चेष्टा करनी पड़े, प्रयत्न करना पड़े, तो वो भी हम करने को तैयार। वो प्रयत्न जो है वो व्यापक होना पड़े। सैन्य शक्ति, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, सैन्य शक्ति अपनी जगह, उसका प्रयोग कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो नौबत आए कि सैन्य शक्ति का प्रयोग करना पड़े। अगर करना है तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी कदम हैं, और भी नीतियां हैं जो हम उठा सकते हैं। और मेरे साथ प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास कुछ अपडेट्स हैं। प्रणय हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर वो कौन से कदम, वो कौन से विकल्प जिस पर आगे बढ़ने का विचार भारत सरकार इस समय कर रही है? प्रणय उपाध्याय। देखिए रोमाना, जिस तरीके से भारत ने पिछले कुछ समय में अपने जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं उनको एंगेज किया है, अगर उस सिलसिले को आप देखें तो जो दूतावास हैं वो संबंधित सरकारों को, जो भारत के रणनीतिक साझेदार मुल्क हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूएस हो, चाहे जापान हो, इन सारे देशों को ब्रीफ किया जा रहा है। आज जिस समय प्रधानमंत्री लेह में गए थे, वहां दौरा कर रहे थे, उस समय भारत के विदेश सचिव ने जापान के साथ में मीटिंग की है। जापान के जो राजदूत थे उन्हें बुलाकर ब्रीफ किया गया है एलएसी सिचुएशन के ऊपर, और जापान के राजदूत जो सतोशी हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। यानी भारत लगातार अपने जो पार्टनर्स हैं उनको एंगेज कर रहा है, उन्हें यह चीज बता रहा है कि इसमें आक्रामक कार्रवाई किसकी है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री वहां पे खड़े होकर ये कहते हैं कि विस्तारवाद की नीति चीन की है और उसको जवाब देने की जरूरत है क्योंकि विस्तारवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो इसका कनेक्शन साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने कल शाम ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी। भारत रूस के साथ भी लगातार जो है क्लोज कम्युनिकेशन इस पूरे मामले पे बनाए हुए है। रक्षा मंत्री मॉस्को गए थे, विक्ट्री डे परेड में शिरकत की, भारत के ट्रूप्स वहां गए थे। भारत बहुत सारे सैन्य हथियार रूस से इस समय ले रहा है और साथ ही रूस के साथ संवाद भी बनाए हुए है जो भी स्थिति है, क्योंकि रूस इस मामले में इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस की चीन के साथ भी सीमाएं लगती हैं और चीन के विस्तारवादी रवैये का स्वाद रूस भी देख चुका है, क्योंकि 1969 में रूस ने चीन के ऊपर आक्रामक कार्रवाई चीन ने जो है रूस पर आक्रामक कार्रवाई करने की कोशिश की थी यूएसएसआर के समय 1969 में,
और ये बात अलग है कि उसका नतीजा ये हुआ था कि रूस को पीछे, चीन को पीछे हटना पड़ा था और उसे जो है दंश झेलने पड़े थे। ये सारी चीजें इस पूरे कंटेक्स्ट के अंदर देखें तो ये नजर आता ही है कि किस तरीके से भारत अब इस बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये केवल उसका मामला नहीं है, और ये केवल एक छोटा भारत बॉर्डर एग्रेशन नहीं है, कदम आगे बढ़ा रहा है, इंट्रूजन या कोई ट्रांसग्रेशन नहीं है। भारत बेहद तोल कर अपना एक एक कदम आगे रख रहा है, क्योंकि कूटनीतिक विकल्प हैं, लेकिन वो कूटनीतिक विकल्प भी किस तरीके से सैन्य जोर पर ही अमल में लाए जा सकते हैं, इस बात का एहसास हिंदुस्तान को है। और इसीलिए जो हमारी सैन्य ताकत है उसको सलाम भी करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर पहुंचकर। जरा सुनिए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। और देखिए, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कि साहब आपकी जो शौर्य गाथाएं हैं वो कण कण में गूंज रही हैं। मुझे लगता है मेजर जनरल ए.के. सेहवाग साहब को यहां पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस फायर भी देखी आपकी, फ्यूरी भी देखी आपकी का जिक्र किया यहां सरहद से चीन के लिए, इसमें क्या संदेश था सर? देखो, बहुत बड़ा संदेश था। एक तो ये भी बताऊं, इस मोटो स्कोर का है फायर एंड फ्यूरी, तो आग और एक प्रकार दुश्मन को नष्ट करने वाला, बहुत अच्छी। और मैं इस कोर में चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल 2011 से 12। अच्छा। तो एक प्रकार बहुत बड़ा मैसेज भेज दिया है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि जो शौर्य का प्रदर्शन आपने गलवान में दिखाया वो आने वाली जो हिस्ट्री याद रखेगी, आने वाली नस्लें याद रखेगी कि 20 हमारे शहीद हुए पर कम से कम 40 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। तो एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा है और एक प्रकार से मनोबल जो बढ़ाया है भारत के जवानों का, ये तो अनपैरेलल है कि जो प्रधानमंत्री फॉरवर्ड एरिया में जाके जीरो पे जाके एरिया जीरो पे ये कार्रवाई करना, ये एक प्रकार के सराहनीय है और इससे हौसला बहुत बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं चीन को भी लगेगा कि भारत के अंदर वो क्षमता और ताकत है कि वो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। तो शायद अभी मेरे को लगता है चीन समझने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं समझा तो भारत तो लॉन्ग हॉल के लिए तैयार है, कहीं कुछ भी हो, पर भारत कुछ भी नहीं मानेगा जब तक चीन अप्रैल 2020 की जो सिचुएशन थी उस तक ना जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आज जो प्रधानमंत्री नीमू में जाके जो बात कर रहे थे, आप नीमू क्यों? नीमू एक ऐसी जगह है जहां से चीन का बॉर्डर भी नजदीक है और पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सलाह किया। कारगिल बटाले के एरिया भी उतरी है, उसके बाद अपना लेह का एरिया भी, कि दोनों तरफ से बताने के लिए चीन को भी और पाकिस्तान को भी मैसेज दे दिया है कि देखो, भारत युद्ध नहीं चाहता, मगर ये समझे कि भारत कमजोर है, वो आपकी बड़ी गलती होगी। भारत हर इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड है। अगर लॉन्ग हॉल करने की जरूरत है तो भारत करेगा और भारत चीन की आंखों में आंखें डाल के करेगा। और प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बताया, अगर आप स्ट्रांग हो,
बी प्रिपेयर्ड फॉर वार। अगर आप लड़ाई के लिए तैयार हो तो आप पीस की तरफ बढ़ रहे हो, तो लड़ाई नहीं होगी। अगर आप इक्वली स्ट्रॉन्ग हो चीन की तरह तो लड़ाई नहीं होगी। अगर आप कमजोर हैं तो आप लड़ाई होने के चांसेस हैं। तो यही कहीं ना कहीं मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है, और जो उनके जाने से हौसला अफजाई हुई है, ये तो इसकी तो कोई अनपैरेलल, तो बहुत अच्छा मैसेज आज दिया है। आज पूरा देश अपनी सैनिक के सामने खड़े हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। ये एक बड़ी प्रेरणा का विषय है कि आज भारतवर्ष इकट्ठा खड़ा हुआ है। तो ये एक प्रकार से जो मैसेज आप जो दिया है ले के अंदर जाके प्रधानमंत्री ने, ये तो आने वाले टाइम में याद रखेंगे। और मुझे लगता है काटजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर काटजू साहब को कुछ याद आ रही हो, कोई ऐसी मिसाल इस तरीके की, कोई कूटनीतिक जगत में सर इस तरीके का कभी कोई कदम अगर आपको याद आ रहा हो जी। पहले तो एक जरा सा विनम्र निवेदन करूंगा कि बॉर्डर का शब्द नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि बॉर्डर तो वो है जो हमारे मैप पे सही, जो निमो से पास है, वो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने बिल्कुल एलओसी और एलएसी जी एलओसी और एलएसी जी वो है। और मुझे लगता है वहां पर ये भी देखना है कि एलओसी है भी या नहीं है। ये पॉइंट ये तो जनरल साहब बता पाएंगे कि पॉइंट NJ 9842 के आगे है वो जमीन या पीछे है। तो हमें ये लगता है कि नेशनल टेलीविजन पर टेक्निकली बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत है, क्योंकि इससे दुनिया को एक संदेश जाता है। Absolutely, sir. आपने कहा कि देखिए जो प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है उससे एक चीज साफ, प्रधानमंत्री ने ये कहा है, चीन से संकेत दिया है कि हम अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं अपना सकते। हाँ ठीक है, हमारे आपसे आर्थिक संबंध बहुत गहरे हैं, बढ़ रहे हैं। हम चाहते थे कि जो नीति हम अपना रहे थे कि बॉर्डर अग्री पर हो, जो भी समझौता करना है वो बॉर्डर पे हो, आप जाएं, हमारी जो भूमि आपने ली हुई है उसको छोड़ें। और तब तक जब तक ये विवाद चल रहा था, हम और हमारे जो रिश्ते हैं और एरिया में हम उन पे आगे बढ़ते जाएं। लेकिन हमें ये कबूल नहीं है कि आप सलामी स्लाइसिंग करके और अपने सैनिकों को आगे भेजते। अगर हमें नीतियों को बदलना पड़ेगा तो हम बदलेंगे, और वो संकेत पहले ही दे चुके हैं। हमने जो भी कदम आर्थिक क्षेत्र में उठाए हैं वो साफ संकेत देता है कि अगर हमें नीतियों की पूर्ण समीक्षा करनी पड़े तो वो हम करने के लिए तैयार। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश जा रहा है। लेकिन हकीकत ये भी है कि ये संदेश चीन किस तरह देखेगा, चीन इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डिप्लोमेसी में, राजनय में ये खेल चलता है। हमने संकेत दिया, संदेश दिया, जो दूसरा है, दूसरी पार्टी है, दूसरा देश है, वो उसको किस तरह लेता है, फिर आगे कड़ी ये चलती जाती है। उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि चीन अब संभलेगा। चीन जो एक आक्रामक रूप अपनाए है वो चीन उससे हटेगा। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चीन अब संभलेगा, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? जिस तरीके से, जो मैं बार बार बात दोहरा रही हूं कि पाकिस्तान को हमने आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया में अलग थलग किया, चीन को अब जिस तरीके से विस्तारवाद के मुद्दे पर भारत दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है, क्या वो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है? काटजू साहब के पास मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मेजर जनरल AK सेहवाग साहब, यहां जो बात बार बार काटजू साहब कह रहे हैं कि देखिए सैन्य विकल्प अपनी जगह, लेकिन कूटनीतिक विकल्प अपनी जगह, कुछ और कड़े फैसले, जिसकी शुरुआत डिजिटल स्ट्राइक के तौर पर 59 ऐप चीन के बैन करके हमने देश में देखी। अब जब रिव्यू मीटिंग्स होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जब दिल्ली लौट रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, ये कितनी अहम रहने वाली है? इसमें किस तरीके के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? जी देखो, मल्टी प्राउंड स्ट्रेटेजी होगी। अगर हम सोचें कि मिलिट्री सोल्यूशन हो सकता है, इसका अकेला नहीं हो सकता। जो मिलिट्री प्राउंड स्ट्रेटेजी है उसके तहत चलना पड़ेगा। डिप्लोमेटिकली भी हमने चीन को आइसोलेट करना है। आज पूरा का पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है। आपके जो मेन देश हैं, जैसे अमेरिका है, आपके पास यूरोप है, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, कोरिया है, सारा का सारा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है। क्योंकि जो चीन की नीतियां हैं वो सबको नापसंद हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी में है, चाहे वो ताइवान के अंदर है, चाहे जैसे वो हांगकांग में कर रहा है, चाहे उसने जो जापान के साथ अभी किया है, वियतनाम का उन्होंने जो बोट एक बार डुबा दी थी, और उसके बाद जो वो तिब्बत में कर रहा है, सिंगजांग में कर रहा है,
तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ पता है कि उसी ने जो है वुहान 19 फैलाया है। तो एक प्रकार सारा वर्ल्ड उससे तंग है, वो अकेला पड़ गया है। और मैं ये कहने की कोशिश करूंगा, इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इसको डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट करो, पॉलिटिकली भी आइसोलेट करो, और इकोनॉमिकली उसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इंपोर्ट है। कम से कम वो $70 बिलियन का इंपोर्ट करता है और हम तो $18 बिलियन ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐप जो अभी हमने बैन करे हैं, जिसके अंदर टिकटॉक भी है, यूसी ब्राउजर भी है, वी चैट भी है, उससे भी चीन को बड़ा धक्का लगा है। चीन ने नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा कदम ले सकता है। तो ये तो बिगिनिंग है। शिवाज सर, मैं आपको रोक रही हूँ सर। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके के कदम भारत ने लिए हैं उससे चीन को धक्का लगा है। चीन ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। लेकिन देश की सियासत देखिए सर, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस ने पीएम के भाषण पर ही निशाना साध दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है मन की बात में चीन का नाम नहीं लिया, राष्ट्र के नाम संदेश में चीन का नाम नहीं लिया, और आज सैनिकों से जब बात की तब भी चीन का नाम नहीं लिया। ये ट्वीट रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के नेता, उनका कहते हैं मन की बात में चीन का नाम नहीं लिया, राष्ट्र के नाम संदेश में चीन का नाम नहीं लिया, सैनिकों से बात में चीन का नाम नहीं लिया। तो कांग्रेस यहां कहीं ना कहीं कटघरे में मोदी सरकार को खड़ा कर रही है। सवाल कांग्रेस की तरफ से यह उठाया जा रहा है कि जिस कड़े संदेश चीन को देने की जरूरत थी वो संदेश भारत सरकार चीन को नहीं दे रही है। ये कांग्रेस की तरफ से कहने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है एक एक रिएक्शन दोनों गेस्ट से बनता है। काटजू साहब, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, क्या चीन का नाम लेना जरूरी था सर, या बिना नाम लिए भी संदेश तो पहुंचा दिया गया है चीन को? आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, राजनय में कभी कभी पहले तो मैं ये कह दूं कि हमारी जो घरेलू राजनीति वो अपनी जगह है, अंतर्राष्ट्रीय राजनय अपनी जगह। इन दो चीजों को मैं अलग अलग देखता हूं। जो घरेलू राजनीति के में जो दांव पेंच चलते हैं उससे मुझे लेना देना नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनय में ये कभी कभी सोचता है, एक पार्टी या एक देश सोचता है कि दूसरे देश के लिए कुछ एस्केप रूट छोड़ना चाहिए। कोई ऐसी चीजों, कुछ ऐसा करो कि उसको संदेश भी मिल जाए, लेकिन अगर वो चाहे पलटना और चाहे नीतियों को बदलना तो उसके लिए मुश्किल नहीं पड़े, गुंजाइश बाकी, अगर गुंजाइश उसके लिए छोड़ो। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन एक शब्द इजाजत दे मैं और कहना चाहता, जी वो ये है कि हमें राजनयिक दृष्टि से भी एक वास्तविकता का दामन नहीं छोड़ना। जनरल साहब ने ठीक फरमाया कि शिनजियांग में जो उइगुर मुसलमानों के खिलाफ हो रहा या उइगुर मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है, उससे जो इस्लामी दुनिया है वहां पर काफी रंजिश है। लेकिन आप देखिए कि ओआईसी जो उनका ग्रुप है उसने कभी भी चीन को क्रिटिसाइज नहीं किया। बिल्कुल सही। हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, चीन पर नहीं करता है। क्यों? इससे हमें संदेश लेने की जरूरत है कि राजनयिक जो कार्रवाई होगी हमारी वो भी लंबी होगी। चीन का विस्तारवाद तो सब जानते हैं, लेकिन पब्लिकली भारत का प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में तो सब सपोर्ट करेंगे। बहुत लोग कहेंगे चीजें, मैं देख चुका हूं क्योंकि इस खेल में मैंने जीवन बिताया है। लेकिन क्या वो पब्लिकली कहेंगे? अमेरिका अपनी जगह है, अमेरिका कहेगा, कुछ यूरोप के देश कहेंगे। लेकिन अगर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हर देश चीन पर उसी तरह विस्तारवाद पर, चीन के विस्तारवाद पे उंगली उठाए जैसे पाकिस्तान के आतंकवाद पर उंगली उठाई जा रही है, वहां पर हमें जरा वास्तविकता से सोचना पड़े। बिल्कुल समय लगेगा। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पीएम की कमजोरी है कि पीएम चीन का नाम नहीं ले रहे। मैं लौटूंगी तो मेजर जनरल शिवाज, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि इसे पीएम की कमजोरी जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, या फिर जिस तरीके से काटजू साहब ने कहा कि साहब ये जो बातें हैं इनको राजनीति से अलग करके देखिए, तो क्या इसको पीएम की समझदारी आप कहेंगे? मैं आपसे जवाब लूंगी सर, लेकिन उससे पहले लद्दाख को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ चीन को दे दिया गया है कि लद्दाख का ये हिस्सा हिंदुस्तान का मस्तक है, मतलब हमारी आन बान और शान लद्दाख के इस हिस्से से जुड़ी हुई है, यहां बार्गेनिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जरा सुनिए आप। आज लद्दाख के लोग हर स्तर पर, चाहे वो सेना हो
या सामान्य नागरिक के कर्तव्य हो, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए अद्भुत योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रम्य भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। तो ये लेह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार हम लगातार आपको सुना रहे हैं। बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल AK सिवाच। फिर मैं आपसे समझना चाहती हूं सर कि देश की राजनीति जिसे प्रधानमंत्री की कमजोरी बताने की कोशिश कर रही है, क्या कूटनीतिक लिहाज से उसको समझदारी कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। देखो, ध्यान रखना चाहिए, इस समय में भारत से एक ही आवाज आनी चाहिए। जो पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। ऐसे टाइम में अगर आप एक आवाज नहीं आएगी तो चीन उसका इस्तेमाल करता है और इंटरनेशनली आपका दर्जा नीचे होता है। एक मेच्योरिटी आनी पड़ेगी पॉलिटिकल लेवल पे। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा कि देखो, ऐसे टाइम में भारत एक होना चाहिए, एक ही आवाज निकलनी चाहिए। अब सारा का सारा देश प्रधानमंत्री के पीछे होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट है, जो भी देश की गवर्नमेंट है, पूरा देश उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट देश की है। और इस टाइम में पॉलिटिक्स जो है, इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि क्या है कि चीन जो है इस चीज का फायदा उठाता है। जो चीज हम यहां बोलते हैं इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, जो ग्लोबल टाइम उसको एक प्रकार से उसका एविडेंस देता है। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि ऐसे टाइम में पॉलिटिक्स को भूल जाएं, भारत के साथ इकट्ठे खड़े हों और देश के लिए खड़े हों, देश की फौज के साथ और देश की गवर्नमेंट के साथ। ये एक टेस्टिंग टाइम है, ये कोई आसान टाइम नहीं है। ये किसी को इतना आसान टाइम नहीं है कि गवर्नमेंट ये समझ ले कि आज लड़ाई लड़नी या नहीं लड़ना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। और ऐसे टाइम में जब सिचुएशन एक बड़ी क्रिटिकल है और सेंसिटिव है, इस टाइम में भारत की सभी पार्टियां इकट्ठी मिलकर प्रधानमंत्री के साथ खड़ी होनी चाहिए, देश के साथ खड़ी होनी चाहिए, देश की फौज के साथ। ये रिक्वायरमेंट ऑफ द डे है। मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे, आप जरूरी बात आप उठें। बिल्कुल, आप बहुत जरूरी बात कह रहे हैं जी। मुझे लगता है काटजू साहब को आना चाहिए। तो काटजू साहब, क्या माना जाए फिर इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी जो है वो कूटनीतिक स्तर पर कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदेह हो सकती है फिर? तो देखिए, मेरा मानना है कि राजनीतिक वर्ग को, समीप राजनीतिक वर्ग को एक होने की जरूरत, उसमें हर का योगदान होता है। ये तो बात अपनी जगह सही है कि प्रधानमंत्री के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर दूसरी तरफ राजनीतिक वर्ग की एकता की भी बात होती है। और दुनिया को तभी संदेश जाता है जब सरकार और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सरकार और जो अन्य दल हैं, अन्य हर फोर्स जो है, राजनीतिक फोर्स, हर राजनीतिक ग्रुप एक बंधन में बंध जाए, उसमें सबका योगदान, उसमें उस स्थिति को लाने में राजनीतिक वर्ग के हर ग्रुप, हर समुदाय का योगदान की जरूरत। मेरा तो यही मानना है। और मेरा जो राजनयिक अनुभव रहा है वो ये रहा है कि जिस देश का राजनैतिक वर्ग ये करने में सफल होता है, वही देश सफलता प्राप्त करता है, उसी देश की फिर आगे चल के इज्जत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया काटजू साहब, मेजर जनरल AK सिवाच, इतने आसान शब्दों में मेरे दर्शकों को ये पूरा मामला समझाने के लिए। और ये जो नसीहत आपने दी है ना राजनीतिक वर्ग के लिए, ये बढ़िया आपने यहाँ पर नसीहत दी है। लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन कितना इस नसीहत को मानता है, स्वीकारता है, अपने आप को उस दायरे में लेकर आगे बढ़ता है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। देखिए, 4 बजने वाले हैं, वक्त संविधान की शपथ का हो रहा है। लेह से PM मोदी ने बिना नाम लिए चीन को करारा जवाब दे दिया है। लेह से भरी है PM मोदी ने हुंकार। संविधान की शपथ में आज सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह से ललकार वाला पूरा भाषण सुनाऊंगी।